जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल जीएस फोकस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जो पुलिस का री एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित सेकेंड टेस्ट सीरीज पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लें। आज के टेस्ट सीरीज में हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर प्लस आपका हिंदी। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम का लगभग 75% हिस्सा यहीं से कवर होने वाला है। तो इस टेस्ट सीरीज के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। डेली शाम को 8:30 बजे यह सेशन लाइव होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जीएस का। संविधान से संबंधित जो प्रश्नावली है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा कब बनाया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पढ़िए, जवाब दीजिए, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूं। ए है 41वां संविधान संशोधन, बी है 44वें संविधान संशोधन में, सी है 46वें संविधान संशोधन में, डी है 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष इन शब्दों को क्या बनाया गया? प्रस्तावना का हिस्सा। इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ा गया था, उसको भी याद रखेंगे। उसका नाम है इंटीग्रिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अखंडता। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए 42वें संविधान संशोधन 1976 को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसको जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है? बताइए, आजकल ऐसे क्वेश्चन का वेटेज बढ़ रहा है एग्जाम में, तो बताइए संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है दोस्तों? ए है राजा संविधान लिखता है, बी है राजा संविधान की व्याख्या करता है, सी है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, डी है राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक राजतंत्र। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। कानून के शासन की जो अवधारणा है, निम्नलिखित में से किसकी संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है और जो हमारे देश के संविधान में लिया गया है? ठीक है, तो बताइए। ए है ब्रिटेन, बी है यूएसए, सी है फ्रांस, डी है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान का संवैधानिक प्रणाली की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? कानून का शासन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जिसके बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? ठीक है, अपरिहार्य शब्द का अर्थ दोस्तों होता है जिसको टाला ना जा सके। ठीक है, तो बताइए। ए है संविधान का लचीलापन, बी है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, सी है न्यायिक सर्वोच्चता, डी है संसदीय संप्रभुता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका का जो संलयन है वो किसी भी संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है, इसको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, और ये पॉलिटी का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, पॉलिटी का। अब इसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है, बताइए क्या होता है लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य? देखिए व्यवहारिक प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने व्यवहारिक प्रश्न जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ए है शांतिपूर्वक तरीकों का समाजवाद लाना, उसके बाद हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, सी है हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, डी है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। ठीक है, तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो आजकल समाचारों में है। ठीक है, तो दोस्तों आजकल अर्थशास्त्र से वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो समाचारों में देखने को मिलते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 6 देखिए। नई इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? तो बताइए, ऑप्शन पढ़िए, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा।
तो नई इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली, देखिए ज़्यादातर भुगतान प्रणाली दोस्तों एनपीसीआई ही करता है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही करता है, और इसका भी जो संगठन है इसके लिए जिम्मेदार एनपीसीआई ही है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है NUCFDC का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, बताइए। ऑप्शन पढ़िए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सहकारी शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में है NUCFDC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। एन मीन्स हो गया आपका नेशनल, यू मीन्स हो गया आपका अर्बन, यू मीन्स क्या हो गया अर्बन मतलब शहरी, ठीक है। उसके बाद सी मतलब हो गया आपका कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी, एफ मीन्स हो गया क्या आपका फिनेंशियल, उसके बाद क्या है डी मीन्स होगा क्या डेवलपिंग, और उसके बाद कारपोरेशन, ठीक है। तो क्या हो गया आपका नेशनल, अर्बन, कोऑपरेटिव, और उसके बाद क्या है फिनांस एंड डेवलपिंग कारपोरेशन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, भारत नेट चरण सेकेंड गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है, बताइए। यहाँ पे ग्राम पंचायत है, आप इसको किलोग्राम वाला ग्राम नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत नेट चरण सेकेंड गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें लाभान्वित होने वाले ग्राम पंचायतों की जो संख्या एक्सपेक्टेड है वो है 8,000 से अधिक, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप घबराएंगे नहीं, डेली प्रैक्टिस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है, ठीक है। जो अंतरिक्ष क्षेत्र है स्पेस सेक्टर, ठीक है, उसमें एफडीआई की बात हो रही है, तो कितने परसेंट की मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो बताइए। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में अब कोई भी एफडीआई 100% कोई भी विदेशी कंपनी आके अपने देश में निवेश कर सकती है, वो इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि अपना जो स्पेस इकोनॉमी है उसका वेटेज बढ़े, ठीक है। जो हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़े। अब देख लीजिए यूएसए का है ना, तो उसमें क्या है एलन मस्क स्पेस सेक्टर में कितनी महानता हासिल कर रहा है, कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है ना। तो इस तरह से भारत भी चाहती है एफडीआई 100% इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी देश। अब एफडीआई क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो चाइना से आके कोई कंपनी अपने वहां अपनी कंपनी लगा के, ठीक है, क्या करे स्पेस सेक्टर में काम करे, ठीक है, तो 100% इन्वेस्ट कर सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है, बताइए। ये न्यूज में था ना, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 197 कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो ये फैक्चुअल जानकारी है, याद रखेंगे। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 को, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रेपो दर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने तो पढ़ा रखा है अपने स्टूडेंटों को, उन्हें तो पता होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मुद्रास्फीति को, ठीक है, मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए, ठीक है, रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए कुछ एडिशनल जानकारी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो आप उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके आने वाले अन्य क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में रेपो दर आरबीआई ने कितना निर्धारित किया है, तो दोस्तों वो है 6.5%, ठीक है। ये 6वीं बार निर्धारित किया गया रेपो है, ठीक है। और रेपो का फुल फॉर्म पूछ ले अगर, जैसे REPO है रेपो, ठीक है, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑफर। क्या होता है दोस्तों, रीपर्चेजिंग ऑफर, ठीक है। चलिए आपने एक जानकारी इकट्ठा करी। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं कौन है, डॉक्टर शक्तिकांत दास, ठीक है, तो उन्होंने कितना मुद्रास्फीति एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, और इस वर्ष के लिए भी अगले वर्ष के लिए भी, ठीक है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कितना है दोस्तों 5.4% इस वर्ष के लिए है, ठीक है, और आने वाले आगामी वर्षों के लिए एक्सपेक्टेड
4.5, ठीक है, 4.5%। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको भी आप याद करके चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। अब हम आपके सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हिंदी से रिलेटेड जो एमसीक्यू बनेंगे उन्हें देखेंगे, ठीक है। और पुलिस में इसका वेटेज है तो आपको पता ही है, तो इसलिए हमने इसमें लगभग 12 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको वर्णमाला तैयार है तो ये क्वेश्चन आपका तुरंत सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। दंत्य क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप क से अंग तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो क ख ग घ अंग, तो यहाँ पे देखेंगे आप जो हवा है और जो फोर्स है वो आपके गले पे पड़ रही है, ठीक है। तो इसलिए क ख ग घ अंग वाला सीरीज नहीं होगा, वो कंठे हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसको याद रख लीजिए, यहाँ मान लीजिए आपका गला है, ठीक है, गले से हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो गले से आपका क से अंग तक आ जाता है, तो ये हो गया कंठ है, ठीक है, यानी कि गले के पास कंठ है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, क ख ग घ अंग हो जाता है, तो क्या आता है च छ ज झ ञ। तो देखिए जीभ अब आके आपके ऊपर किस पे टच होती है, तलवे पे, ठीक है, किस पे, तलवा पे, ठीक है। तो तलव्य कौन कौन से होंगे, च से लेके ञ तक, ठीक है, च से लेके ञ तक आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, तलव्य, ठीक है। अब जब थोड़ा सा एक लाइन आगे बढ़ते हैं, फिर आपका कौन सा सीरीज आता है बताइए, च छ ज झ ञ, तो फिर आता है आपका ट ठ ड ढ ड। तो जब आप ट ठ ड ढ ड कहते हैं तो आपके मसूड़ों के ऊपर, जिसको मूर्धन्य बोलते हैं, तो जीभ आपकी वहां पे जाके टच होती है, ठीक है। क्या, जब आप ट से लेके ड़ तक पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ के देखिए मेरे साथ, ट से ड़ तक, ठीक है, तो आपके जो अंदर दांत के नीचे जो अंदर मसूड़ा है, ठीक है, ऊपर वाला, उसको मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक है, और उस पे जाके डीप जीभ टच होती है, इसलिए ट से लेके ड़ तक मूर्धन्य हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो त वाली सीरीज आती है, ठीक है, तो त थ द ध न जब बोलते हैं तो आपका जीभ जाके दांत पे टच होता है, ठीक है। तो देखिए त थ द ध न, तो ये क्या हो गया, दंत्य, और इसमें पूछ रहा है दंत्य नहीं है, तो ट दंत्य नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे अगर बात करें तो त थ द ध सीरीज खत्म, उसके बाद प फ ब भ जब बोलेंगे तो आपके दोनों होंठ सटेंगे आपस में, ठीक है। तो प से लेके म तक का जो आपका क्या है वर्ड है, ये क्या है बताइए, ओष्ठ्य है, ठीक है। बाकी अन्य जो हैं उन्हें बाद में बात करेंगे, अभी आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 13 देखिए ध्यान से, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ए है ढ, बी है ज्ञ, सी है ड, डी है ड़, ठीक है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिए ज्ञ का निर्माण दोस्तों ञ प्लस आधा ज से मिलके होता है, ठीक है, और इससे मिलके ये संयुक्त होता है, इसलिए इसको संयुक्त वर्ड कहते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से, चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकारांत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह है, तो जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, योगवाह कौन सा है। तो दोस्तों जितने भी विसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, योगवाह होते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं अंक अह, ये क्या है, विसर्ग है, ये क्या हो गया, योगवाह वर्ड, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब वर्तनी आ गया, अब इसमें चारों में देखिए कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उन्नति, ठीक है, क्या है, उन्नति, ठीक है। तो आप शुद्ध वर्तनी पे भी ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब यहाँ पे देखिए यह रास्ता द्रुग्म है, सावधानी से चलें, इसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो द्रुग्म का सही जो उच्चारण होगा, ठीक है, या फिर सही जो लिखावट होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइए सी, दुर्गम, ठीक है। दुर्गम मतलब होता है कठिन। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है, ठीक है। तो देख के चारों और ध्यान से बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का, ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, अन्वेषण, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, तो अनुचर मतलब फॉलोअर होता है ना, तो नौकर चाकर सेवक भी होता है,
तो बताइए। तो मैंने तो बता ही दिया ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निर्झर, निर्झर मतलब जल का प्रवाह होता है दोस्तों, ठीक है। जबकि अनुचर का पर्यायवाची भृत्य, चाकर और सेवक होता है, फॉलोअर भी होता है, लेकिन इसका निर्झर नहीं होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आपके आस पास पड़ोस में कोई होगी कंचन, ठीक है। तो बताइए कंचन का पर्यायवाची क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोना, ठीक है, कनक, ठीक है। तो याद रखेंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना। तो आपने तो पढ़ा होगा ना। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। घर का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए घर का इसमें जो राइट आंसर है पर्यायवाची में वो है निकेतन, ठीक है। और आरो यारो इसके पहले जो पेपर हुआ था दोस्तों उसमें पूछा था अनिकेत शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। अनिकेत शब्द का अर्थ दोस्तों क्या होता है, जिसके पास अपना खुद का घर ना हो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए। अब देखेंगे हम भारत के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको, ठीक है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है, बताइए कौन से प्रकार का है हिमालय। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वलित पर्वत, ठीक है। वलित पर्वत क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा चट्टान है, ठीक है, एक दूसरा भी बड़ा सा चट्टान है, भूगोल में इसको प्लेट कहते हैं, ठीक है। ए और बी दो प्लेटें हैं। अब मान लीजिए दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए ए प्लेट यहीं पे स्टेबल है, बी केवल आ रही है, ठीक है। तो दूसरे स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे फोल्डिंग जनरेट होगा। या फिर जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक तरह से आपका दीवार है प्लेट ए, ठीक है। और यहाँ पे आपने बेड लगा रखा है और बेड के ऊपर आपने बिस्तर बिछानी है, ठीक है। और आप बिस्तर को धीरे धीरे धक्का देते हो तो क्या बोल बनता है, फोल्ड बनता है, ठीक है। तो हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, इसलिए इसको फोल्डेड माउंटेन या तो वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नमचा बर्मा, ठीक है। तो नमचा बर्मा अभी वर्तमान में आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन ये असम हिमालय का हिस्सा है। असम हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है और नमचा बर्मा नाम से नेशनल पार्क भी है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे। देखिए अभी तक अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़िए, ठीक है। और जो मेरे डेली रेगुलर स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ तक आप लोग हैं तो चैनल क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित दरों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन पढ़िए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोजिला, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। वेम्बानाथ झील किस राज्य में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल, ठीक है। वेम्बानाथ झील में ही क्या है दोस्तों, वेलिंगटन आइलैंड है, वेलिंगटन सिटी है, ठीक है। और इसी पे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ठीक है, जिसका नाम है NH-47A, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो चारों ऑप्शन आप पढ़िए ध्यान से। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए। अब इसमें आपको देखना है कौन सा युग्म सुमेलित है सही तरीके से। तो देखिए हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, इसको महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे है, तो दोस्तों मनाली में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, देहरादून में है, लेकिन बिहार में नहीं है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है और ये राजस्थान में है, और यह एक क्या है, चिड़ियों से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको राइट मिलता है। उसके बाद क्या है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर छत्तीसगढ़, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का।
अब देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बाद एक दो प्रश्न मेडाइवल हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, है ना। तो देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने की थी, ठीक है। तो याद रखेंगे अपने आर्मी को फ्रेंच आर्मी के तौर पे किसने ट्रेन किया, तो टीपू सुल्तान और इनके पिता हैदर अली ने किया, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो देखिए दोस्तों लगाने वाला था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, या रॉबर्ट क्लाइव, और इसको हटाने वाला कौन था, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वारन हेस्टिंग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है, और बंगाल का जो द्वैत शासन था, ठीक है, जिसको स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, तो उसको ये समाप्त कर देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए, प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि कारण बताइए। देखिए कारण वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके मेरिट डिसाइड करने में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें डिटेल में थोड़ा पढ़ना नहीं होता है, केवल फैक्ट फैक्ट रट के भाग जाते हैं ना। तो बताइए इसमें देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होता है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ जाता है, उनके लिए एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उनका ना पैर जम जाता है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल ब्रिटिश का वर्चस्व यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत पे नियंत्रण करने के लिए इनके लिए रास्ता खुल जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए ध्यान से, ये देखिए आपके मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, आक्रमण में बोल रहा हूं, आक्रमण है दैट इज, ठीक है। अब इसमें जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, सोमनाथ मंदिर पर 1025 से 1026 के बीच में जो आक्रमण किया था इसने, ठीक है, तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान था, क्योंकि इसने यहाँ से बहुत सारे सोने लूटे थे। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, फारसी, याद रखेंगे आप। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, इब्न बतूता, फिरदौसी, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद अनंगपाल तोमर, ठीक है। वास्तविक संस्थापक की बात हुई है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताना है कि संस्थापक कौन था दिल्ली का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पे पता चलता है बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ठीक है। और ये प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछ चुका है, तो आपके छोटे मोटे एग्जामों में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। हड़प्पा काल में सबसे बेकार जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी वो कहाँ पे थी दोस्तों, बनावली में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है किस युग में मैं बोल रहा हूँ, किस युग में पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, ठीक है, इतिहास, प्राचीन इतिहास को हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है बताइए, आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था दोस्तों, हमें लिखित साक्ष्य मिला था, ठीक है, और क्या मिला था, पुरातात्विक साक्ष्य, लेकिन जो रिटेन एविडेंस था, ठीक है, वो पढ़ा नहीं जा सकता था, जो लिखित साक्ष्य था वो पढ़ा नहीं जा सकता था, और इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, जहां पे आपको रिटेन एविडेंस, लिखित जो साक्ष्य वो नहीं मिलता है, केवल आर्कियोलॉजिकल यानी कि आपको क्या मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। और ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, अब हम देखेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, तो अगर आपने विज्ञान पढ़ा है अच्छे से तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप ऐसे देखिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332
मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए। प्राश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, बताइए। प्राश्रव्य तरंगों का अर्थ है दोस्तों जिन तरंगों का, जिन ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये साइंस का बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी स्तर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए सभी लोग, एक बार सभी लोग बताइए। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियां होती हैं वो इंसान नहीं सुन सकता। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगर इनका रेंज की बात करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए मनुष्य कितने रेंज तक का सुन सकता है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मनुष्य सुन सकता है। ये याद रखेंगे, इन्हें हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम 2000 के ऊपर चले जाएं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? प्राश्रव्य तरंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, बताइए? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए। शिकारी पर क्या है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए चमगादड़ को या डॉल्फिन को, ठीक है, अपना शिकार करना हो या फिर अपने भोजन की तलाश करना हो, ठीक है, तो ये उसका पता कैसे लगाती हैं? तो दोस्तों ये क्या करती हैं, एक प्रतिध्वनि छोड़ती हैं, अपने निकालती हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चमगादड़ है, इसने यहाँ से ध्वनि निकाला और ये किसी अन्य वस्तु से टकरा के फिर से रिटर्न आती है, जिसको ये डिकोड कर लेती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण। ठीक है, जिससे ये क्या कर पाती हैं, उस परिघटना का प्रयोग करके शिकारी प्रभक्षियों या बाधाओं का पता लगा पाती हैं और अपने रिस्क से भी बचती हैं और अपने खाद्य के लिए भी इंतजाम करती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए। अब करंट अफेयर के हम देखेंगे टॉपिक्स, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, अगर अभी तक थके नहीं, कितना टाइम हुआ? अरे अभी कितना ही हुआ है ना। हाल ही में किस बैंक ने अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट योजना की शुरुआत की है, बताइए, जिसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाओं और क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए जमा राशि जुटाना है। तो देखिए, अब मुझे तो पता है करंट अफेयर आपका तैयार नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूँ। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट योजना की शुरुआत की है। क्या है? अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो ये योजना किसने शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। उसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाओं और क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए जमा राशि जुटाना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए। मार्च 2024 में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना पूरी की है, संपन्न की है, बताइए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? इसको 4 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए। भारतीय सेना ने हाल ही में खरीदे गए 25 उन्नत हेलीकॉप्टर, हल्के हेलीकॉप्टर, ठीक है, खरीदा है। इसका उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए? एडवांस लाइटेड हेलीकॉप्टर। इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैन्य परिवहन के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए ध्यान से। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अब यहाँ पे डैश में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए। दिल्ली ग्रामोदय अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल है भारत का दिल्ली। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं में अंतराल को संबोधित करना। ठीक है, ये है दिल्ली ग्रामोदय अभियान का प्रमुख उद्देश्य। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए। PLI योजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल हैं?
तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पीएलआई का फुल फॉर्म बताइएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 14 सेक्टर। ठीक है, 14 क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं पीएलआई के अंतर्गत, पीएलआई योजना में। प्रश्न नंबर 46 देखिए, किस नौसैनिक अड्डे ने सभी महिलाओं के समुद्री निगरानी मिशन के लिए परिचालन केंद्र के रूप में कार्य किया है? बताइए, नौसैनिक अड्डे ने सभी महिलाओं के समुद्री निगरानी मिशन के लिए, ठीक है, परिचालन केंद्र के रूप में कार्य किया है। बताइए किसने किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, बी, आईएनएस उत्कर्ष। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है? ठीक है, ये करंट अफेयर का ही टॉपिक है क्योंकि सीए चल रहा है न्यूज में, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, संघ सूची का विषय। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए, हाल ही में भारत सरकार और जैसे इसमें चारों में से किसने, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में गुणवत्तापूर्ण फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए, ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप में भी पूछा जा सकता है ना, आजकल कंपटीशन बढ़ गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में गुणवत्तापूर्ण फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए $23 मिलियन के ऋण के रूप में समझौता किया है भारत सरकार के साथ। ठीक है, क्या नाम है? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, तो हमने 48 क्वेश्चन देख लिए। अब किताबों से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, गोदान के लेखक कौन है? ये सिंपल है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अभी आपके पुलिस वाले पेपर में पूछा गया था ये। प्रश्न नंबर 50 देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कौन सी कहानी है इनमें से? ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सी कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर बी, तमस। ठीक है, तो तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। और इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में, इनमें से कौन सी किताब जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है? ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब आप, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे पास भी क्राउड हो, हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट हो। ठीक है, चलिए ठीक है, ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए।